इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर के चेयरमैन डॉक्टर MJ खान। डॉक्टर खान दुनिया भर में एग्रीकल्चर के काम करने और इसके लिए एजेंडा सेट करने के लिए जाने जाते हैं। बहुत इस्तकबाल है सर आपका सलाम टीवी में। शुक्रिया। पहला सवाल मेरा आपसे यही है, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके फाइनेंस मिनिस्टर से प्री बजट मुलाकात हुई है, लेकिन उससे पहले ये जानना चाहेंगे कि यहाँ इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर किस तरह से काम करता है, थोड़ा डिटेल में हमारे नाज़रीन को समझाएं। देखिए, चैम्बर बेसिकली तो ट्रेड पे बिजनेसेस बढ़ाने, ट्रेड बढ़ाने और जो पॉलिसी एजेंडा होता है सरकार का, उसको सरकार के साथ मिलकर जो बेहतर हो उद्योग जगत के लिए और जो बेहतर हो मासेज के लिए, आम जनता के लिए, उस डायरेक्शन में काम करता है। ट्रेड बढ़ाने, एक्सपोर्ट बढ़ाने में और जो पॉलिसी इश्यूज होते हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के हों या सेंट्रल गवर्नमेंट के हों या इंटरनेशनल लेवल पे अगर एक्सपोर्ट्स बढ़ाना है तो किस तरीके से इंटरनेशनल मार्केट एक्सेस करनी है, उस सब चीज़ों पे एनालिसिस करता है, पॉलिसी रिसर्च करता है, मीडिया को आउटरीच करता है, स्टेक होल्डर्स को, और सरकारों के साथ क्लोजली काम करता है ताकि जो बेहतर एजेंडा है डेवलपमेंट का स्टेक होल्डर्स के लिए और हमारे केस में इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर के केस में किसानों के लिए जी, तो वो नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे और स्टेट्स के लेवल पे ज़्यादा वर्किंग है। बिल्कुल। साथ ही साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे, फाइनेंस मिनिस्टर से आपकी मुलाकात हुई है, तो उस मुलाकात में क्या बात हुई है? आपने क्या फाइनेंस मिनिस्टर को कुछ सुझाव भी दिए हैं? कल काफ़ी लंबी चर्चा हुई, 2.5 घंटे की चर्चा थी। कोई 14 लोग बुलाए गए थे पूरे मुल्क भर से और उनके अफसर थे, बड़े फिनांस सेक्रेटरी वगैरह थे बैठे साथ में। 2.5 घंटे की चर्चा में काफ़ी सारे नई चीज़ें सुझावों के तौर पे आई और सबसे बड़ी बात ये थी कि जो सब्सिडी है फर्टिलाइज़र पे, कोई 1,90,000 करोड़ की है, 2 लाख करोड़ के आसपास की सब्सिडी जो है वो बड़ा जायज़ आ रही है। तो ये था कि इसको रिफॉर्म करने की ज़रूरत है ताकि जो यूरिया पे सब्सिडी है ज़्यादा, जिसकी ज़रूरत किसानों को उतना नहीं है जितना बायो फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है, या जो नए फर्टिलाइज़र आ रहे हैं जो सीधे फसलों पे डाले जा सकते हैं जो छिड़काव के मार्फत, तो जो फोलियर एप्लीकेशन के फर्टिलाइज़र उन पे सब्सिडी जानी चाहिए, या जो बायो ताकि ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की डायरेक्शन में कंट्री बढ़े, तो उसमें ज़्यादा एलोकेशन की ज़रूरत है। तो इसको रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। दूसरा था एक्सपोर्ट बढ़ाने का, कि हिंदुस्तान दुनिया भर में कोई 8.5% खेती की एक शेयर एंजॉय करता है, लेकिन ट्रेड में इसका हिस्सा कम है दुनिया के एक्सपोर्ट में, वो 2% के आसपास है। तो 2% से 8% तक कैसे पहुंचा जाए, तो उसमें था एलोकेशन बढ़ाने की ज़रूरत है। और तीसरा सबसे बड़ा जो पॉइंट डिस्कशन आया, जिसमें मेरा ही पॉइंट ज़्यादा था तीनों, वो ये था कि आज के जो चैलेंजेस हैं या आगे की जो चुनौतियाँ हैं उनको डील जो करना है, एड्रेस करना है, वो करना है टेक्नोलॉजी के सोल्यूशन से। तो R&D का इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि आज हिंदुस्तान में सिर्फ 0.6% बजट जो है एग्रीकल्चर का वो R&D पे खर्च होता है, जबकि बाकी मुल्कों में 1.5 से 2% के बीच जाता है। तो सब्सटेंशियल इंक्रीज इन एलोकेशन, अभी 9,500 करोड़ है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का बजट। तो हमारा सजेशन था निजी तौर पे इसको 20,000 करोड़ किया जाए, और पूरा मीडिया ने आज कवर किया है, जितने भी अखबार हैं हिंदुस्तान के, सब में ये बहुत तवज्जो के साथ एक कवर हुआ है कि 20,000 करोड़ किया जाए। दूसरा, एपिडा का जो रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है हिंदुस्तान से एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, उसका बजट 80 करोड़ है, जिसको हमने कल सजेस्ट किया कि 800 करोड़ करिए। वो भी सारे अखबारों ने बहुत ही प्रोमिनेंटली उसको कवर किया है। तो ये 2 मेन पॉइंट थे, और बाकी बहुत सारे रिफॉर्म से जुड़े थे, फर्टिलाइजर रिफॉर्म से जुड़े थे, एग्रीकल्चर रिफॉर्म से जुड़े थे, तेज़ी कैसे लाई जाए एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में, जिसका ग्रोथ रेट सिर्फ 1.4% रह गया है, जबकि इकोनॉमी का ग्रोथ रेट 8.2% है। बिल्कुल। जो सुझाव आपने दिए, जिस बजट का आप बार बार जिक्र कर रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर का उस पर क्या रिएक्शन था? कितनी पॉसिबिलिटीज आपको नजर आती है कि उसको कंसीडर किया जाए? बहुत पॉजिटिविटी थी, क्योंकि 2 घंटे की मुलाकात थी जो 2.5 घंटे चली, और मेरे निजी तौर पे सबसे ज़्यादा वक्त शायद मुझे ही उन्होंने दिया है, 2 राउंड बोलने के लिए सबसे ज़्यादा वक्त दिया, और बड़ी अप्रिशिएटिव थी। और बाहर जब निकले हैं तो मीडिया भी पूरा वेट कर रही थी, तो अच्छा इस पर डिस्कशन था अंदर, क्योंकि फिनांस सेक्रेटरी भी थे, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के भी लोग थे, रेवेन्यू सेक्रेटरी भी थे, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर भी फिनांस मिनिस्टर के बैठे थे। तो बड़ा हाई पावर डिस्कशन थी, बड़े इनोवेटिव आइडियाज़ थे। और एक आइडिया ये था कि भाई जो सब्सिडी का पैसा किसान निधि का जो 6,000 रुपये साल का किसान को देता है, इसको भी बढ़ाया जाए, 9,000 रुपये किया जाए, चूँकि महंगाई के हिसाब से। दूसरा ये था MSP बढ़ाने का है, और तीसरा ये था कि
जो सारा सब्सिडी जाता है अलग अलग प्रोग्राम में, क्या उसको एक साथ करके सीधे सीधे कैश किसान को दे दें, फर्टिलाइजर हटा दें, वाटर पे फूड सब्सिडी ये सब हटा के। तो कहीं बड़े पैमाने पे, चूँकि इस टाइम पे जो क्लाइमेट चेंज का इशू है बहुत बड़ा इशू आया हुआ है, जो मौसम का बदलाव दुनिया भर में हो रहा है, सऊदी अरब में बर्फ़ पड़ रही है, कश्मीर में इस महीने में भी बर्फ़ पड़ रही है आज के दिन, यूरोप गर्म होता जा रहा है। तो ये जो एक इरेटिक बिहेवियर मानसून का है, तो उसके चलते कैसे फूड सिक्योरिटी आए और मेंटेन रहे, तो उस पर एक बड़ी मंथन थी कल की कि भाई क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर को बढ़ाने की जरूरत है। बिल्कुल। और आपसे ये भी जानना चाहेंगे, इस बजट से जनता को कितनी उम्मीद करनी चाहिए और क्या उम्मीद रखनी चाहिए? मुझे लगता है 5 साल की सरकार अभी स्टेबल जस्ट काम संभाला ही है। तो पिछले तो इलेक्शन से पहले इंटरिम बजट पेश हुआ था, अब फुल बजट जब पेश होगा तो एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी का पर्सपेक्टिव नज़रिया उसमें दिखेगा। और इसलिए कि जो कोर सेक्टर्स हैं उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें बढ़ेगा पैसा, एग्रीकल्चर में बढ़ेगा पैसा, हेल्थ सर्विसेज में बढ़ेगा, एजुकेशन में बढ़ेगा, फंडामेंटली जो इकनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरत है रिसर्च एंड इनोवेशन में बढ़ेगा, स्टार्टअप्स के लिए स्कीम आ सकती हैं। तो मुझे लग रहा है कि जो कोर एरियाज़ हैं जिससे इकनॉमी को अच्छे फाउंडेशन पे डाल के आगे एक्सेलरेट किया जाए, तेज़ी लाई जा सके। लेकिन खेती एक बड़ी फिक्र की बात बनी हुई है, क्योंकि इसका ग्रोथ रेट 1.4 है और इकनॉमी का 8.2 है। तो ये बेसिकली ओवरऑल इकनॉमी के ग्रोथ रेट को नीचे की तरफ खींचता है। तो इसको कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि इस मुल्क में 60% से ज़्यादा लोग गांव में रहते हैं, 50% तो किसान ही हैं उसमें। तो ये बड़ा तबका है, तो पॉलिटिकली भी इंपॉर्टेंट है। इसको अभी हरियाणा में इलेक्शन होने हैं, महाराष्ट्र में होने हैं इलेक्शन, झारखंड में होने, ये सब फार्मर डोमिनेटेड स्टेट्स हैं। और अगर रूरल एरियाज़ में फिक्र बनी रहेगी या गुस्सा बना रहेगा या सरकार के लिए हमदर्दी एक तरीके से एक फेवरेबल माहौल नहीं बनेगा, तो इलेक्शन में भी रूलिंग पार्टी को नुकसान हो सकता है। तो उसको भी नज़रिए में रखते हुए कहीं ज़्यादा एलोकेशन मुझे लगता है एग्रीकल्चर के लिए, किसानों के वेलफेयर के लिए, उनके बेहतरी के लिए किए जाएंगे। डॉक्टर एमजे खान साहब, सरकार का फोकस आपको क्या नजर आता है? दूसरा, कुछ फसलों के ऊपर एमएसपी बढ़ाई भी गई, अभी 2 दिन पहले की ये खबर है, कुछ पर एमएसपी का रेट बढ़ाया गया है, लेकिन किसानों को लेकर हम देख रहे हैं कि काफी मसले नजर आ रहे हैं और किसान सरकार से नाराज भी नजर आते हैं। हालांकि अभी 17वीं जो किस्त है वो जारी की गई है सम्मान निधि के किसानों को लेकर। आपको लगता है कि क्योंकि जो हम सरकार देख रहे हैं वो तीसरी मर्तबा रिपीट हुई है, तो कुछ चेंजेस आने वाले हैं एग्रीकल्चर के शोबे में? देखिए, एक मैसेज तो क्लियर था इस वर्डिक्ट में जो इलेक्शन रिजल्ट्स आए हैं अभी 3 हफ्ते पहले, वो ये कि रूरल एरियाज़ में बीजेपी का परफॉर्मेंस खराब रहा है। और उसी के मद्देनज़र जो हरियाणा महाराष्ट्र में दोनों जगह रिजल्ट भी खराब रहे और आगे आने वाले असेंबली इलेक्शन में झारखंड भी मिला लें, तो ये फिक्र है कि अगर वो रूरल एरियाज़ में नाराज़गी किसानों की बनी रही तो कहीं तीनों स्टेट्स में नुकसान ना हो जाए। तो इस बजट में काफ़ी देखने को मिल सकता है कि किसानों से जुड़ी पॉपुलर स्कीम्स भी अनाउंस हो सकती हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से एक मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में बढ़ाने की बात है, ताकि चाइना से जो इंपोर्ट बढ़ रहा है या बहुत हाई लेवल पे बढ़ा हुआ है जो ट्रेड इम्बैलेंस है, उसको ठीक किया जाए। तो रिसर्च एंड इनोवेशन बढ़ाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बढ़ाना है, और जो एक्सपोर्ट है इंडिया से ओवरऑल बढ़ाना है। चाइना से जो इंपोर्ट हो रहा है तो मैन्युफैक्चरिंग मेड इन इंडिया करके या मेक इन इंडिया बढ़ा के उसको थोड़ा सा रोकने की जरूरत पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन की बात है, जो टारगेट रखा गया था मोदी जी के प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले का कि 2 करोड़ रोजगार हर साल, वो कहीं ना कहीं इस बार कोशिश ये होगी कि वो अपोजिशन के हाथ एजेंडा बार बार न लगे, तो उस पर थोड़ा काम करने की जरूरत रहेगी। एग्रीकल्चर से कैसे कनेक्ट करेंगे आप रोजगार को? सबसे ज़्यादा जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएटर वो एग्रीकल्चर ही है। अगर इनफॉर्मल सेक्टर मिला लें तो मेरी समझ से 50% से ज़्यादा रोजगार तो एग्रीकल्चर में ही हैं। लेकिन इसमें फॉर्मल सेक्टर के रोजगार कैसे बढ़ें, तो वो स्टार्टअप्स को बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि एग्रीकल्चर सर्विसेज, फार्म सर्विसेज को बढ़ाने की ज़रूरत है। और एक तरीके से जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है वो बढ़ाएंगे। तो कल के हमारे सजेशन 2 और थे इसके अलावा, वो ये थे कि गोट पे, बकरी पे तवज्जो सरकारों का नहीं रहा है, तो नेशनल गोट मिशन का कल हमने सजेशन दिया कि 1000 करोड़ के लोकेशन से ये शुरू करेंगे तो कोई 10 करोड़ किसानों को फ़ायदा होगा और उसमें काफ़ी एंटरप्रेन्योरियल प्रोजेक्ट्स भी निकल के आएंगे। दूसरा था एक मेडिसिनल प्लांट्स, जो औषधीय पौधे हैं, जो दवाओं के, आयुर्वेद और यूनानी के, इसमें इंडिया का बड़ा एक टारगेट होना चाहिए और बड़ा एक शेयर दुनिया के मार्केट में होना चाहिए। लेकिन $155 बिलियन के ग्लोबल मार्केट में इंडिया का हिस्सा $1 बिलियन है, चाइना का 20 के आसपास है। तो कायदे से हमारा हिस्सा ज़्यादा होना चाहिए, चाहे ट्रेडिशनल नॉलेज है। तो कई नई चीज़ें करने की ज़रूरत है, और ख़ास करके जो रोज़गार एलाइड एक्टिविटीज़ से है, चाहे वो गोटरी से है, डेयरी से, फिशरीज से है,
इन सब से जो निकल के आ सकता है, तो इसमें एग्री बिजनेसेस को बढ़ाने की जरूरत है और एक तरीके से पोस्ट हार्वेस्ट जो एक वैल्यू एडिशन का काम है, जो एग्री बिजनेस बढ़ाने का है, उसके मार्फत ज़्यादा जॉब्स क्रिएट करने का। बिल्कुल। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए और इतने अहम इशू पर बातचीत करने के लिए।